द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो बेटे, प्रीवियस वीडियो में आपने पढ़ा कि ऑर्गेनाइजिंग क्या है, उसकी प्रोसेस क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है बच्चों, आज बेटे इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है बच्चों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है बच्चों, वो दो तरह का होता है। देखो बेटे, स्ट्रक्चर में नहीं, संरचना। अगर हम बात करते हैं संगठन संरचना कितनी तरह की है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कितनी तरह का होता है, तो बेटे ये दो तरह का होता है। फर्स्ट है स्टूडेंट हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, और सेकंड है स्टूडेंट हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको कुछ और चीजें भी बताना चाहूंगी इससे रिलेटेड। देखो बेटे, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कौन सा होता है, जहां पर बच्चों बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनके बीच में जो भी रिलेशनशिप है वो क्लियरली डिफाइन होता है। एवरीबडी नोज अबाउट द पोजीशन, अबाउट द अथॉरिटी, अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो देखो बेटे, यहाँ पर बेसिकली सबका फोकस एक ही होता है कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव किया जाए। तो बेटे यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज काम करते हैं, दे हैव टू फॉलो रूल्स, प्रोसीजर्स, लॉज विच इज मेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बच्चों क्या होता है कि जो भी रिलेशनशिप हैं वो सिर्फ क्या होते हैं, फॉर्मल होते हैं। यहाँ पर किसी पर्सनल फीलिंग का, किसी बेसिकली प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए कोई प्लेस नहीं है। इनका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है कि कंपनी के टारगेट्स को अचीव किया जाए। अब देखो बेटे, इसके अंदर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अथॉरिटीज और म्यूचुअल रिलेशनशिप among the all employees working in the organization are clearly defined। तो देखो बेटे, इस बात का मतलब क्या है कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां पर जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनके बीच में क्या किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या अथॉरिटी है, उनके बीच में क्या संबंध है, म्यूचुअल इंटररिलेशनशिप क्या है, वो क्लियरली डिफाइन होते हैं। तो बेटे यहाँ पर हम इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जैसे कि मैं आपको बहुत बार बोलती हूँ बच्चों, यू हैव टू लर्न द राइटर डेफिनेशन आल्सो। अकॉर्डिंग टू द चेस्टर बर्नार्ड, एन ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बच्चों फॉर्मल है। क्या है बच्चों, फॉर्मल है, औपचारिक है। व्हेन द एक्टिविटीज ऑफ टू और मोर पर्सन, जहां पर बच्चों देखो बेटे, जब ऑर्गेनाइजेशन है तो आपने ऑर्गेनाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर पढ़ा था ना कि बेसिकली क्या होता है ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर के अंदर, टू और मोर पर्सन, प्लुरलिटी ऑफ पर्संस की जो लोग होते हैं वो ज्यादा होते हैं। जहां पर बच्चों दो या दो से ज्यादा लोग एक ही छत के नीचे काम कर रहे हैं, तो उनके रिलेशंस को कॉन्शियसली क्या होता है बच्चों, जानबूझकर आपस में कोऑर्डिनेटेड कर देना ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। देखो बेटे, एन ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्मल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल है व्हेन द एक्टिविटीज ऑफ टू और मोर पर्सन, जब दो या दो से अधिक लोगों की एक्टिविटीज को आपस में हम लोग क्या कर देते हैं बच्चों, कॉन्शियसली होता है, जानबूझकर कोऑर्डिनेटेड कर देते हैं ताकि कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है बच्चों, हमारा स्कूल क्या है, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। आप स्कूल लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर हॉस्पिटल है, कंपनीज हैं बच्चों, ये सब किसका एग्जाम्पल है बच्चों, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। अब हम बात करते हैं बेटे कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में होता क्या है। देखो बेटे, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने रूल्स हैं, अपने रेगुलेशंस हैं, एंड एवरीबडी शुड फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बच्चों इसकी, अगर बच्चों आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को और इसका मीनिंग बहुत अच्छे ढंग से समझ लेते हो ना बेटे, तो आप इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको बच्चों की तरह लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप इसको वैसे ही अच्छे ढंग से अंडरस्टूड कर पाओगे। देखो बच्चों, इट इज बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर्स। देखो बेटे, एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज अ रूल एंड प्रोसीजर वाइल डूइंग द वर्क। देखो बेटे, काम करते हुए हर एक कंपनी के अपने बेसिकली रूल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं जो हर एम्प्लॉय को फॉलो करने पड़ते हैं। तो बेटे, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है ना बच्चों, उसके जो अपने नियम हैं वो क्या होते हैं बेटे, फिक्स होते हैं, इसको किसी के लिए भी चेंज नहीं कर सकते।
सेकंड देखिए बच्चों, इट इज बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ वर्क। आप सबको पता है बच्चों कि ऑर्गेनाइजिंग का बेस ही क्या है बच्चों, डिवीजन ऑफ वर्क। जहां पर बेटे 2 या 2 से अधिक व्यक्ति काम करेंगे वहां तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डिवीजन ऑफ वर्क हो जाएगा। तो अंडर दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिवीजन ऑफ वर्क इज एप्लीकेबल because in this we want to complete the organization, because in this division of work company work should be divided। कंपनी का काम क्या होता है बच्चों, डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है, डिवाइड होता है। तो यहाँ पर बेटे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है, अप्लाई होता है। थर्ड वन, इट इज डेलिबरेटली क्रिएटेड। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है ना बच्चों, वहां पर जो पोस्ट है, पोस्ट से रिलेटेड अथॉरिटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो क्लियरली डिफाइंड होती है। तो बेटे ये एक डेलिबरेटली क्रिएटेड है, जानबूझकर क्रिएट किया गया है। क्योंकि देखो बेटे जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में लंबे समय तक काम करना चाहते हो तो वहां पर बच्चे प्रिस्क्राइब रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। और साथ साथ बेटे यहाँ पर ये डेलिबरेटली इसलिए क्रिएट किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को सक्सेसफुली अचीव किया जा सके। आगे देखिए बच्चों, इट इज इम्पर्सनल। इम्पर्सनल क्या होता है बच्चों कि अव्यक्तिगत है। देयर इज नो प्लेस ऑफ पर्सनल फीलिंग्स, पर्सनल पेन इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेटे आप कैसा फील कर रहे हैं, आपने क्या काम किया है, किस तरह से, बिकॉज इन दिस ऑर्गेनाइजेशन द वर्क ऑफ पर्सन मैटर्स, नोट द पर्सन। पर्सन मैटर नहीं कर रहा, यहाँ पर सिर्फ क्या चीज मैटर करती है कि उसने क्या काम किया। इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन यू कांट रिफ्यूज द टास्क विच इज गिवन बाय योर सुपीरियर। जो सुपीरियर के द्वारा आपको काम दिया जा रहा है बच्चों, आप उसको मना नहीं कर सकते, बिकॉज द रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड सुपीरियर is completely impersonal. Personal feeling has no place in such type of organization. Next one, it is defined interrelationship. देखो बेटे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो इंटर रिलेशनशिप होते हैं बच्चों वो क्लियरली डिफाइन होते हैं। क्लियरली डिफाइन होने का मतलब क्या है, एवरीबडी वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन नोज अबाउट हु इज द सुपीरियर एंड हु इज द सुबॉर्डिनेट। ओके, लास्ट वन, इट इज मोर स्टेबल। देखो बेटे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर इन व्यक्ति के काम की इंपॉर्टेंस है और हर एक व्यक्ति अपने रूल्स के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनाइजेशन ने प्रिस्क्राइब किए काम कर रहा है, तो बेटे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन लंबे समय तक चलते हैं। क्योंकि बेटे यहाँ पर हम लोग किसी भी तरह से कोई पर्सनल फीलिंग, किसी भी पर्सनल टास्क को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। हम यहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति जो काम कर रहा है उसको इंपॉर्टेंट समझते हैं, उसके द्वारा किए गए काम। इन दिस ऑर्गेनाइजेशन जो चेंजेस हैं बच्चों वो इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों के अकॉर्डिंग इनवाइटेबल नहीं होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है बेटे, अगर कोई एम्प्लॉय चाहता है ना तो उसके अकॉर्डिंग हम ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस करें तो इट इज नॉट पॉसिबल। सो वी कैन से दैट द सच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज मोर स्टेबल। अब सोचो बेटे जब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफाइंड रूल्स, डिफाइंड प्रोसीजर के अकॉर्डिंग काम चल रहा है, ठीक है बच्चों, स्टेबल है, ठीक है, कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को, तो सबसे पहली बात क्या होगी बेटे, डिवीजन ऑफ वर्क है स्टूडेंट। तो डिवीजन ऑफ वर्क से बेटे आप निकालो इसका क्या एडवांटेज होगा। डिवीजन ऑफ वर्क से बेटे सबसे पहला एडवांटेज ये होगा कि हर एक व्यक्ति को अपने काम के बारे में नॉलेज होगी। तो मतलब डुप्लीसिटी ऑफ वर्क, यानी कि जो काम बेटे ओवरलैपिंग को भी रिपीटेशन कहते हैं बेटे, डुप्लीसिटी को भी दोहराना कहते हैं, आप दोनों ही वर्ड यूज कर सकते हैं। तो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क क्या हो जाएगा बच्चों, रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति को पता है उसको क्या काम करना है और क्या नहीं काम करना है। सेकेंड वन, हर एक व्यक्ति को अपने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पता है कि उसको किस तरह से अपना कंट्रीब्यूशन देना है कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। तो नो डाउट बेटे वो अपने फुल डिवोशन के साथ क्या करेगा, काम करेगा, यानी कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स इजिली अचीव हो जाएंगे। ओके, थर्ड वन, इंटर रिलेशनशिप क्या है, क्लियरली डिफाइंड है। तो आपको पता है ना कि सुपीरियर से आपको ऑर्डर्स मिलेंगे, कमांड मिलेंगे। इन अ सिंगल टाइम ओनली वन सुपीरियर गिव्स द ऑर्डर टू द subordinate. So we can say that under this type of organization unity of command is possible. Third one, फोर्थ क्या बना सकते हो बेटे इसमें, फोर्थ पॉइंट आप बना सकते हो इजी टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। आप अकाउंटेबिलिटी को फिक्स कर सकते हो, क्योंकि देखो बेटे जब आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिवीजन ऑफ वर्क को आप एप्लीकेबल करते हैं तो हर एक व्यक्ति को पता है किसको किसको क्या काम दिया गया है। जब हमें ये पता है कि हमने अपने काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको असाइन की है, देन द परफॉर्मेंस फॉर द वर्क विल बी आंसरेबल टूवर्ड्स द एम्प्लॉय। तो हम उससे उसके परफॉर्मेंस के बारे में आंसर ले सकते हैं कि आपने ऐसा काम क्यों किया,
आपने अच्छा काम किया है, अच्छा काम नहीं किया है, तो हम उसकी परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं और इजिली हम उसकी अकाउंटेबिलिटी को असाइन कर सकते हैं। देखिए बेटे इसमें कोई टॉपिक रह जाता हो तो हमारा यूनिटी ऑफ कमांड पॉसिबल आपको क्लियर है, क्योंकि एक ही टाइम पर हमें एक ही सीनियर से क्या मिलते हैं, ऑर्डर्स मिलते हैं। इजी टू अचीव गोल व्हेन एवरीबॉडी नोज अबाउट द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड who's to report and who's to given the order, then company can achieve the easily target. Third one, stability in organization. देखो बेटे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब स्टेबल होता है, ऑर्गेनाइजेशन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बेटे स्टेबल होगा जहां पर बेटे काम करने वाले जितने भी वर्किंग पीपल हैं वो क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जितने भी रूल्स हैं प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो करते हैं, तो बेटे यहाँ पर डाउट और सस्पेंस का कोई प्लेस नहीं रह जाता, क्योंकि बेटे हर एक व्यक्ति को उसके काम से रिलेटेड सारी तरह की जानकारी होती है। तो बेटे जब सभी व्यक्ति सही तरीके से काम करते हैं तो उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, जिसके कारण बेटे जो कंपनी है वो लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करती है। नेक्स्ट वन, नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क। ये आपको क्लियर है बच्चों, यहाँ पर बेटे हम एक टाइम में एक ही पर्सोनल को क्या दे रहे हैं, काम दे रहे हैं करने के लिए, तो यहाँ पर कोई ऐसी पॉसिबिलिटी, कोई ऐसा चांस नहीं होगा बेटे कि कोई भी काम क्या हो जाए, रिपीट हो जाए, या कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट काम है जो बेसिकली बीच में से स्किप हो जाए। ठीक है। लास्ट वन, इजी टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। वही है बच्चों कि हम जिस भी एम्प्लॉय को काम देते हैं बेटे, ताकि वो सक्सेसफुल तरीके से उसको पूरा करे, उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्या देते हैं स्टूडेंट, अथॉरिटी भी देते हैं। तो बेटे जब हम उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, अथॉरिटी दे रहे हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशंस क्लियर हैं, तो बेटे हम उसकी अनफेबिलिटी को क्या कर सकते हैं, उसकी अनफेबिलिटी को हर तरह से जज कर सकते हैं कि उसने काम को सही ढंग से किया या नहीं किया। देखो बेटे वैसे तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, लंबे समय तक चलना होता है, क्योंकि बेटे ये किसी के इंडिविजुअल विश पर डिपेंड नहीं करता और ना ही ये पर्सनल रिलेशंस को कोई फोकस करता है, क्योंकि मैंने कहा ना इससे सच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वर्क जो बेसिकली एक व्यक्ति काम कर रहा है उसके काम को यानी कि इंपॉर्टेंस गिवन टू द वर्क नॉट द पर्सन। ये तो है बच्चों उसकी एडवांटेजेस। देखो बेटे डिसएडवांटेज क्या होता है, देखो मैंने जैसे ही बताया कि ऑर्गेनाइजेशन किस पर बेस्ड है बच्चों, रूल्स और प्रोसीजर्स पर। ठीक है बच्चों, इसी में ही निकालो कि एवरीबडी शुड फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो बेटे कई बार क्या होता है कि कंपनी के पास इतना टाइम नहीं होता कि कंपनी उस प्रोसीजर को फॉलो करे। जैसे आप सबको बताया बेटे स्कॉलर चेन, ठीक है ना, स्कॉलर चेन मुझे आप बताना वीडियो देखने के बाद कि स्कॉलर चेन का प्रिंसिपल का मीनिंग क्या है और ये प्रिंसिपल हमें किसने दिया था। ओके, अब देखो बेटे स्कॉलर चेन को फॉलो कर रहे हैं, कई बार बेटे हमें काम करने में बहुत ज्यादा देरी हो जाती है और बहुत अच्छी फेवरेबल अपॉर्चुनिटीज हमारे हाथ से निकल जाती है। जैसे देखो बेटे कंपनी के अंदर एक फैक्ट्री मैनेजर के पास एक बेसिकली बहुत अच्छा वे है काम करने का, यानी कि उसके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आई हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, फैक्ट्री मैनेजर को जनरल मैनेजर से पूछना पड़ेगा, जनरल मैनेजर आगे मैनेजमेंट से कंसल्ट करेगी, इट टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम। तो बेटे इतना ज्यादा टाइम लगने की वजह से कई बार बेटे फेवरेबल अपॉर्चुनिटीज हमारे हाथ से निकल जाती है। तो फर्स्ट पॉइंट बेटे क्या है इसमें, डिले इन वर्क, काम करने में बेटा देरी हो जाती है, बिकॉज हमें क्या करना पड़ता है बच्चों, ऑर्गेनाइजेशन में जो काम है वो रूल्स और प्रोसीजर के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। सेकेंड वन, लैक ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव क्या होता है बच्चों, पहल क्षमता। अब देखो बेटे एवरी एम्प्लॉय टू डू वर्क अकॉर्डिंग टू द रूल्स विच इज प्रिस्क्राइब बाय द ऑर्गेनाइजेशन। हर एक व्यक्ति को बेटे जो काम करने का नियम तरीका उसको उसके सीनियर ने बताया है उसको वही फॉलो करना पड़ता है। इट किल्स, ये बेसिकली किल्स का मतलब खत्म कर देता है इनिशिएटिव पावर ऑफ द एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज के अंदर बेटे कई बार क्या होता है, बेसिकली अब अपने वर्किंग लेवल पर काम कर रहा है, उसके दिमाग में कई बार नए सजेशंस आते हैं, इनोवेटिव आइडियाज आते हैं, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात जब उसको लगता है कि उसके आइडियाज की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, उसको लग रहा है कि उसके सजेशंस को कोई रिगार्ड नहीं कर रहा, देन उसकी जो इनिशिएटिव पावर है, जो सोचने समझने की शक्ति है, वो एक टाइम के बाद क्या हो जाती है बच्चों, खत्म हो जाती है। लास्ट वन, मैकेनाइजेशन ऑफ रिलेशनशिप। मैकेनाइजेशन ऑफ रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे आपने पढ़ा ना यहाँ पर देखिए, इट इज इम्पर्सनल। इम्पर्सनल का मतलब क्या होता है बच्चों, पर्सनल फीलिंग, पर्सनल स्पेस। अगर हम बात करें कि पर्सनल पेन की कोई प्लेसमेंट नहीं है, ठीक है ना। अगर आप स्वस्थ हैं, आप कंपनी में काम कर रहे हो, तो कंपनी आपके काम को जज कर रही है। When you are not feeling well, you are not in the position to work in organization,
देन कंपनी रिफ्यूजेस, कंपनी आपको मना कर देगी, यू हैव नो नीड टू कम टू वर्क, आपको काम पर आने की जरूरत नहीं है। इट मीन्स कंपनी में आपने इतना सारा टाइम लगाया, इतना डिवोशन किया, और उसके बावजूद भी जो रिश्ते हैं बेटे कंपनी के अंदर आपके पर्सनल रिलेशनशिप नहीं होंगे, क्योंकि बेटे यहाँ पर रिलेशंस का क्या होता है बेटे, मैकेनाइजेशन होता है। क्योंकि हमें बेटे यहाँ सिर्फ कंपनी के रूल और प्रोसीजर को ध्यान में रखना है और कंपनी के टारगेट्स को अचीव करने के लिए काम करना है। यहाँ पर जो रिलेशन है बच्चों वो क्या हो जाते हैं, मैकेनाइज हो जाते हैं। ये है बेटे हमारा सारा जो टॉपिक है बच्चों फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जनरल मैनेजर जो है बच्चों हमारा, वो बेसिकली किसको काम दे, किसके लिए बेसिकली यहाँ पर जनरल मैनेजर क्या है बच्चों, सुपीरियर है, उसके नीचे परचेज मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर है, और उसके नीचे क्या कर रहे हैं बच्चों, इनके जो सब हेड्स हैं वो काम कर रहे हैं। आगे इसके नीचे क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। तो बेटे ये जो रिलेशनशिप है जो मैंने डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया है, दिस इज द फॉर्मल रिलेशनशिप अमंग द वर्किंग एम्प्लॉयज। नाउ आई एम आल्सो गोइंग टू डिस्कस द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, देखो बेटे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। देखो जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या आता है बच्चों, हमारे स्कूल्स आते हैं, हमारी कंपनीज आती हैं, हमारे हॉस्पिटल्स आते हैं, जहां पर वर्कर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो सारे क्या है स्टूडेंट्स, फॉर्मल हैं। अब हम बात करते हैं इनफॉर्मल रिलेशनशिप की, यानी कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं बच्चे, जैसे देखो बेटे पहले एक व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है, ठीक है बच्चों। अब क्या होता है, जो सामने वाला व्यक्ति काम कर रहा है या उसका सुपीरियर है या उसका सबॉर्डिनेट है, उनके इंटरेस्ट सेम है, उनकी प्रेफरेंसेस सेम है, उनकी कास्ट सेम है, उनके कॉमन रिलेशनशिप बन जाते हैं। तो बेटे बेसिकली क्या होता है, इंडिविजुअल लाइक डिसलाइक के कारण ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए लोगों के अपने ग्रुप्स बन जाते हैं, ठीक है ना। तो उनका जो बिहेवियर होता है बेटे एक दूसरे के लिए वो बिल्कुल क्या हो जाता है, इनफॉर्मल हो जाता है। वहां पर वो अपनी पर्सनल फीलिंग शेयर करते हैं, अपनी पर्सनल बातें शेयर करते हैं, कोई उनके दिमाग में स्ट्रेस है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें कोई काम के लिए सजेशन लेना है उसके बारे में करते हैं। तो बेटे ये होता है हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और जो हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है बच्चों, उसका बेस ही क्या होता है, फॉर्मल। पहले तो वर्किंग रिलेशनशिप के कारण एम्प्लॉयज एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, उसके बाद म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल इंटरेस्ट के कारण उनके बीच में अच्छे रिलेशंस बन जाते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। कम्स टू द पॉइंट, एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज नॉट इस्टेब्लिश, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम लोग डेलिबरेटली यानी कि जानबूझकर क्रिएट नहीं करते हैं, इट बट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, लेकिन एग्जिस्टेंस में आ जाता है बिकॉज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। उनके जो इंटरेस्ट है वो क्या है बच्चों, सेम है, उनके प्रेफरेंसेस सेम है, उनके टेस्ट सेम है, वो एक ही जाति संप्रदाय से संबंध रखते हैं। तो इसके कारण बेटे जो उनके बीच में रिलेशनशिप बनते हैं वो कौन से होते हैं बच्चों, इनफॉर्मल रिलेशनशिप। आगे देखिए बच्चों, डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू चेस्टर बर्नार्ड की, एक ऑर्गेनाइजेशन बच्चों इनफॉर्मल है, कब है इनफॉर्मल, वेयर द म्यूचुअल रिलेशनशिप, जो भी उनके बीच में संबंध है, आर इस्टेब्लिश अनकॉन्शियसली फॉर कॉमन ऑब्जेक्टिव। देखो बच्चे कॉन्शियस होते हैं जानबूझकर, यानी कि कॉमन ऑब्जेक्टिव को लेकर उनके बीच में जो संबंध बनते हैं वो अनजाने में या किसी जानबूझकर नहीं बनते, ये अनजाने में बनते हैं। उनको पता नहीं है, उनके टेस्ट मिलते हैं, उनके प्रेफरेंस मिलते हैं, वो कब एक दूसरे के बेसिकली क्लोज आ जाते हैं, अपनी पर्सनल फीलिंग शेयर करने लग जाते हैं। तो बेटे यहाँ पर देखे ना, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन क्या कहलाएगा, इनफॉर्मल, जहां पर आपसी संबंध अनजाने में नहीं बन रहे हैं। आपसी संबंध कैसे बन रहे हैं, उनके बीच में पहले फॉर्मल रिलेशंस हैं और बाद में धीरे धीरे म्यूचुअल टेस्ट, म्यूचुअल इंटरेस्ट के कारण वो एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसे ग्रुप का निर्माण कर लेते हैं जो क्या कहलाता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट वन, बेस्ड ऑन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। आई हैव ऑलरेडी क्लियर कि जो इनफॉर्मल रिलेशनशिप होते हैं ना बच्चों, उनका बेस क्या होता है बच्चों, फॉर्मल। पहले वो वर्किंग रिलेशनशिप के कारण एक दूसरे के सीनियर सुबॉर्डिनेट हैं, तो फिर धीरे धीरे वो अपनी कॉमन इंटरेस्ट की बातें शेयर करते हैं, उनके टेस्ट मिलते हैं, तो उनके बीच में रिलेशनशिप बन जाता है बच्चों। कौन सा होता है, इनफॉर्मल। सेकेंड वन, इट हैज नो रिटर्न रूल्स एंड प्रोसीजर्स। इसका मतलब क्या है बच्चों, उनके बीच में बेसिकली कोई भी जो रिटर्न रूल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, वो प्रिस्क्राइब नहीं है, उनका अपना वे है काम करने का,
उनका अपना एक वे है काम करने का। इट मीन्स कहने का मतलब क्या है, देखो बेटे मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर करती हूँ। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में बेटा एक सेम कम्युनिटी के 4 लोग एक ग्रुप बनाकर रहते हैं, ठीक है बेटे, तो उनके बीच में कोई भी काम करने का तरीका, कोई नियम नहीं है आपस में किसी भी तरह से क्या डीलिंग करनी है, लेकिन बेटे उन्हें जो ग्रुप नॉर्म्स हैं जिस ग्रुप में वो शामिल हैं, और बेटे आप भी उसी सेम कम्युनिटी से हो तो आप भी उसके अंदर क्या हो जाते हो, ग्रुप के अंदर शामिल हो जाते हो। तो आपस में जो आप लोग बेसिकली अपनी पर्सनल फीलिंग शेयर कर रहे हैं, पर्सनल बातें कर रहे हैं, तो उसके लिए किसी तरह से कोई रिटर्न रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होते हैं। बस यू हैव टू फॉलो, आपको क्या करना पड़ता है, जो ग्रुप नॉर्म्स हैं, ठीक है ना, जो कंडीशंस हैं उनको आपको फॉलो करना पड़ता है। थर्ड वन, इट इज personal, it's a completely personal, because in this type of organization personal feelings are completely regarded। हम लोग पर्सनल फीलिंग, पर्सनल सफरिंग्स, पर्सनल पेन को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वेटेज दे रहे हैं। तो यहाँ पर बेटे वी ऑल नो दैट मैन इज अ सोशल एनिमल, ओके। तो बेटे इंसान क्या चाहता है कि बेसिकली उसके पीयर ग्रुप में ऐसे लोग हों जो उसकी पर्सनल फीलिंग को समझें, ठीक है ना, उसकी किसी प्रॉब्लम है उसके बारे में उसको सजेशन दे। तो इट्स टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कम्प्लीटली पर्सनल। फोर्थ वन, इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। देखो बेटे इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन को मैं आपको डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर रही हूँ। देखो बेटे यहाँ पर जनरल मैनेजर इज टॉकिंग टू प्लांट परचेज सुपरिटेंडेंट, ठीक है बेटे। तो इनके बीच में यहाँ पर जो रिलेशनशिप है ना बेटे, बिकॉज ए टॉप लेवल मैनेजर कैन आस्क टू द लोअर लेवल मैनेजर, ठीक है ना, यहाँ पर लोअर लेवल से डिस्कस कर रहा है, मिडिल लेवल वाले से कोई डिस्कशन नहीं कर रहा। तो इट मीन्स बेटे यहाँ पर टॉप टू बॉटम क्या होता है कि हर एक व्यक्ति एक दूसरे से बात कर सकता है। जैसे देखो बेटे फाइनेंस मैनेजर है, वो फाइनेंस सुपरिटेंडेंट से बात नहीं कर रहा, कोई डिस्कशन नहीं कर रहा, वो किससे बातचीत कर रहा है, किससे कम्युनिकेशन कर रहा है, प्लांट सुपरिटेंडेंट से। तो बेटे यहाँ पर जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होता है ना बेटे, वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से बात कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, इट इज नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड, जानबूझ के क्रिएट नहीं होता, इट इज ऑलवेज क्रिएटेड ड्यू टू सिमिलर टेस्ट एंड सिमिलर प्रेफरेंसेस, ओके, एंड सिमिलर रिलीजियस। एक ही धर्म में आप विश्वास रखते हैं तो इसके कारण भी बेटे आप एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। लास्ट नेक्स्ट वन, इट लैक्स स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी नहीं है बेटे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बेटे, जब उसके अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो क्या है, यहाँ पर प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। तो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन generally we have already seen that is such type of organization it lacks stability। why stability? क्योंकि देखो बेटे फर्स्ट वन, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस का फॉलो नहीं कर रहे हैं। सेकेंड थिंग क्या है बेटे, मान लो बेटे आज आप एक ग्रुप का हिस्सा हैं, वहां के बारे में आप बातें पता कर रहे हैं, वहां के बारे में आपको सारी जानकारी होती है। नेक्स्ट टाइम आप वहां से झगड़ा करके या आपकी वहां नहीं बन रही है, आप दूसरे ग्रुप में एंटर कर जाते हैं, वहां उनके ग्रुप के सारे लूप होल्स वहां डिस्कस कर देते हैं। एक ही टाइम में एक व्यक्ति 2 ग्रुप का मेंबर हो सकता है। तो बेटे इस टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना बेटे, वो स्टेबल नहीं होती है। लास्ट वन, इट हैज नो प्लेस इन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के अंदर बेटे ऐसे रिलेशनशिप का कोई प्लेस नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल जो चार्ट होता है ना बेटे, वो अकॉर्डिंग टू अथॉरिटी, अकॉर्डिंग टू पोस्ट, अकॉर्डिंग टू रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का हमारे ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में, हमारे मैनुअल के अंदर कोई शो ऑफ नहीं होता है। बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्या है, एक मैनुअल है, एक रिलेशनशिप बताता है कि पोस्ट के बीच में आपस में क्या इंटर रिलेशनशिप है। तो बेटे इनके तो रिलेशन ही क्या है स्टूडेंट्स, इनफॉर्मल है। तो इसके बारे में हमें इनफॉर्मल जो रिलेशनशिप्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट के अंदर, उसका कोई भी प्लेस नहीं होता है। अब देखो बेटे इसी से एडवांटेज निकालोगे आप। एक तो वही बेटे यहाँ पर बेटे सबसे बड़ा जो मेन बेनिफिट है वो ये है कि जो बेटे सुपीरियर है, इतने टाइम से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है, ठीक है बेटे, आप उसके नॉलेज का, उसके एक्सपीरियंस का फायदा उठा सकते हो। इससे क्या होगा, जो इनएक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय सबॉर्डिनेट काम कर रहा है बेटे, उसको अच्छे अच्छे सजेशंस मिलेंगे, काम करने के नए नए तरीके उसको मिलेंगे, वो अपने जो बेसिकली सीनियर है उसके एक्सपीरियंस का बेनिफिट ले पाएगा। तो इजिली एक एम्प्लॉय क्या कर सकता है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकता है। सेकेंड वन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जैसे मैंने कहा ना कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिले इन वर्क, काम में देरी हो जाती है ना देरी, यहाँ नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन क्या है स्टूडेंट, इफेक्टिव है। कैसे है कम्युनिकेशन इफेक्टिव, एक जनरल मैनेजर बेसिकली वर्क परफॉर्मेंस को लेकर डायरेक्ट प्लांट सुपरिटेंडेंट से बात कर सकता है। एक प्लांट सुपरिटेंडेंट अपनी प्रॉब्लम को लेकर जनरल मैनेजर से डिस्कस कर सकता है, उससे सजेशन ले सकता है। तो मतलब
जितने भी डिपार्टमेंट्स यहाँ मैंने शो किए हैं बच्चों, ठीक है ना, उसके अंदर जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, एज ए सब डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन है बच्चों वो क्या है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। वो इसलिए इफेक्टिव है बेटे कि कोई भी डिपार्टमेंट, बेसिकली कोई भी डिपार्टमेंटल मैनेजर क्या कर सकता है, अपने एम्प्लॉय से बेसिकली कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई सजेशन ले सकता है, वो अपने एम्प्लॉय को कोई भी सजेशन दे सकता है। देखो जैसे इस डायग्राम के अंदर बेटे प्लांट सुपरिटेंडेंट, परचेज सुपरिटेंडेंट को कोई प्रॉब्लम चल रही है, वो सजेशन चाह रहा है, तो वो किससे कम्युनिकेशन कर रहा है, जनरल मैनेजर से कर रहा है। ऐसे ही बच्चों जो प्लांट सुपरिटेंडेंट है उसको कोई डिस्कशन करनी है, उसको कोई सजेशन लेना है, तो डायरेक्ट किससे कर रहा है, फाइनेंस मैनेजर से कर रहा है। सो वी कैन सी दैट इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देयर इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन अमंग द एम्प्लॉइज। आगे बेटे एक पॉइंट आप ये लिख सकते हो, हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ सोशल रिलेशन, सोशल नीड्स। देखो बेटे आप सबको पता है मनुष्य क्या है, सामाजिक प्राणी, उसकी अपनी आवश्यकताएं हैं, उसकी सोशल नीड्स हैं कि उसका पीयर ग्रुप हो, उसका बेसिकली पीयर ग्रुप के अंदर उसके अच्छे फ्रेंड्स हो जो उसको रिस्पेक्ट करें, उसके प्रॉब्लम को समझें, उसके हर सुख दुख में उसके साथी बने। तो बेटे यहाँ पर पर्सनल, जैसे मैंने कहा ना, इट इज कम्प्लीटली पर्सनल। पर्सनल का मतलब क्या है, यहाँ पर वो अपने सुख दुख को साझा कर सकता है। तो बेटे इस तरह से जो सोशल रिलेशंस हैं वो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्या हो जाते हैं बच्चों, डेवलप हो जाते हैं। हियर some disadvantages of this organization. First one, it creates rumors. रूमर्स क्या होता है बच्चों, अफवाहें। अब देखो बेटे यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रिलेशनशिप है बेटे वो डिफाइन नहीं है, कोई भी व्यक्ति किसी के बारे में कभी भी कोई डिस्कशन कर सकता है। तो बेटे इट प्लेस रूमर्स, तो यहाँ पर बेटे अफवाहें क्या होती हैं, बहुत ज्यादा होती हैं, क्योंकि बेटे यहाँ पर बिल्कुल इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है, कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के बारे में किसी से कोई भी डिस्कशन कर सकता है। सेकेंड वन, इट रेसिस्ट चेंज। अब देखो बेटे इन दिस सच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पीपल आर वेल अवेयर ऑफ द ओल्ड टेक्निक। अब उनको बेटे काम करने के जो पुराने तकनीक हैं, पुराने तरीके हैं, वो उनको बहुत अच्छे तरीके से सीख चुके हैं। तो बेटे दे रेसिस्ट न्यू चेंजेस, न्यू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो बेटे ये अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, जिसके कारण ये क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में मान लो बेटे कंपनी कोई भी नया चेंज लाना चाहती है जो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में भी है, एम्प्लॉयज के इंटरेस्ट में भी है, तो वो क्या करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वो चेंजेस को अपनाना नहीं चाहते, ठीक है ना। तो इसके कारण भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो जाती है बच्चों, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। जैसे देखो इसका एक एग्जांपल आप भी ले सकते हो, जैसे बहुत टाइम पहले बेटे बैंकिंग कंपनीज के अंदर क्या हुआ था, टाइपराइटर थे, ठीक है ना। अब टाइपराइटर से हम धीरे धीरे कहाँ आए, कंप्यूटर पे, टेक्नोलॉजी पे आए। तो बेटे क्या होगा कि अगर वो उस टाइम जो बैंक एम्प्लॉय से मना कर देते कि हम नहीं सीखेंगे, तो क्या कंपनी के लिए डिजिटल इंडिया का सपना, जो हमारी सरकार है जिसने डिजिटल इंडिया का सपना देखा, क्या हम उसको पूरा कर सकते थे, क्या हम ई बैंकिंग के टारगेट को पूरा कर सकते, ऑब्वियसली नॉट। तो बेटे यहाँ पर जो चेंजेस है उसका वो क्या करते हैं, विरोध करते हैं। आगे देखिए, प्रेशर ऑफ ग्रुप नॉर्म्स। प्रेशर ऑफ ग्रुप नॉर्म्स के अंदर क्या होता है, यहाँ पर प्रेशर ऑफ ग्रुप नॉर्म्स। प्रेशर ऑफ ग्रुप नॉर्म्स क्या होता है बेटे, आप एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्टिकुलर ग्रुप का हिस्सा है, तो बेटे नो डाउट जो भी बेटे एम्प्लॉयज उस ग्रुप का हिस्सा हैं, तो वो ग्रुप नॉर्म्स यानी कि जो संगठन है उनके जो ग्रुप में जो नियम बना रखे हैं, जो वो कर रहे हैं, उनका एक तरह से उनके दिमाग में एक प्रेशर होता है कि हमें काम करना है। कई बार बेटे वो क्या होते हैं कि उनके ग्रुप में कुछ लोग गलत काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज हैं, कंपनी के इंटरेस्ट में काम नहीं कर रहे हैं, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, वो ना चाहते हुए भी उनको उन लोगों को ही साथ देना पड़ता है, उन लोगों का साथ देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है, बिकॉज दे फील द प्रेशर ऑफ ग्रुप नॉर्म्स। तो बेटे ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो अनऑर्गेनाइज, जो हमारे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आती है। बेटे आप बेसिकली इसमें एक और लिख सकते हो, इट लैक्स स्टेबिलिटी। इट लैक्स स्टेबिलिटी, इसका मतलब क्या है बेटे, इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना स्टूडेंट, वो स्टेबल नहीं होते हैं, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। स्टूडेंट एक बात मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रही हूँ, आप बेटे इस टॉपिक के जो डिफरेंशिएट हैं उसको आप अच्छे ढंग से रीड कीजिए। आपको कोई प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क मी। आई हैव ऑलरेडी कंप्लीट योर चैप्टर फ्रॉम टॉपिक टू टॉपिक, आई थिंक नो टॉपिक इज लेफ्ट आउट, ओके। देन प्लीज स्टूडेंट गो थ्रू द वीडियो एंड गिव द सजेशंस, ओके। और बेटे मैंने इसमें वीडियो के अंदर आपसे 2 क्वेश्चंस भी पूछे हैं, ओके। तो आप उन क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स कीजिए, आपको टॉपिक समझ में आया नहीं आया, ठीक है बच्चों, ओके। थैंक यू।